बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू शालिनी। सर अभी आज जो बड़ा मुद्दा लेके मैं आई हूँ आपके पास वो है भारत पर इम्पैक्ट इस युद्ध का। हमने बीते दिनों देखा विश्व में अलग अलग जगहों पर बहुत से बड़े युद्ध हुए, खासकर रशिया यूक्रेन युद्ध की हम बात करें, इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। नहीं हुआ। यहाँ तो अभी युद्ध शुरू हुआ है और 10 दिन ही मात्र बीते हैं। तेल का दाम आसमान पर पहुंच रहा है, भविष्य क्या है समझ नहीं आ रहा है। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु से खबर आ रही है रेस्टोरेंट बंद हो सकते हैं, हम एलपीजी सिलेंडर अब नहीं ले पाएंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमारी क्या गलती है, विश्व की क्या गलती है, और हम क्यों इस युद्ध का खामियाजा भुगत रहे हैं? इसके लिए मैं शालिनी ये कहूँगा, वेलकम टू द इंटरकनेक्टेड ग्लोबल वर्ल्ड। तो आज की तारीख में दुनिया में कोई भी अगर एक्टिविटी होती है वो आइसोलेटेड नहीं रहती है, और जितना समय आगे बढ़ता जा रहा है हम एक दूसरे से और भी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट होते जा रहे हैं। और यूक्रेन और रशिया का युद्ध जो है हमारे लिए उतना डायरेक्ट असर इसलिए नहीं पड़ा बिकॉज वो एक यूरोपियन थिएटर में लड़ा जा रहा था। तो अगर आज आप मेरे से एज अ यूरोपियन सिटीज़न बात कर रही होती हैं तो आप कहती हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध से हमारे ऊपर कितना ज़्यादा असर पड़ा है। जैसे यूरोप के लिए यूक्रेन और रशिया एक्सटेंडेड नेबरहुड में आता है, उसी प्रकार वेस्ट एशिया हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है। और उसके ऊपर से जो सबसे बड़ी बात है कि वेस्ट एशिया में जो रिसोर्सेज हैं, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, वो पूरी दुनिया का हब है। 40 से 50% जो पूरी दुनिया का ऑयल है वो वहाँ से निकलता है। 70% नेचुरल गैस वहाँ से निकलती है। तो वहाँ पे अगर किसी भी तरह का मुद्दा होता है, उठता है, तो उसका असर तो होगा ही। और इस बार हमें क्यों ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर आपको याद हो पिछले साल जून में भी ईरान और इज़राइल के बीच में लड़ाई हुई, तो वो तो 12 दिन चली थी। बट उस बार हमें क्यों नहीं असर उसका महसूस हुआ? क्योंकि इस बार जो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट है सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, वो बंद हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद होने से जो पूरी दुनिया में ऑयल और गैस की सप्लाई जाती हैं टैंकर शिप्स के द्वारा, वो रेस्ट्रिक्ट हो गई हैं। और उसके रेस्ट्रिक्ट होते ही सब जगह जो आप कह रही हैं जैसे त्राही मच रही है, वैसे त्राही मचनी शुरू हुई है। एलपीजी के रेट हिंदुस्तान में 60 रुपये डोमेस्टिक सिलेंडर के बढ़ गए हैं। कमर्शियल सिलेंडर मैंने जो सुना है न्यूज़ में वो ये है कि सरकार ने ऑर्डर दिए कि देना ही बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो उसकी वजह से रिजल्टेंट क्या हो रहा है, जो आपने अभी कहा कि भाई होटल्स वाले कह रहे हैं कि अब हम जो रेस्टोरेंट्स हैं वो नहीं चला पाएंगे बिकॉज कमर्शियल सिलेंडर हमें नहीं मिल रहे हैं। हाँ। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत ही गहन मुद्दे में इंटरकनेक्टेड हैं और जिसका असर वो हमारे ऊपर दिख रहा है। जब अमेरिका ने हमला किया ईरान के ऊपर, उस वक्त अमेरिका को ये बात मालूम थी कि खामियाजा इतना बड़ा होगा, इम्पैक्ट इतना बड़ा होगा, और इसका नुकसान हर उस शख्स को भुगतना पड़ेगा जो इसमें कभी शामिल ही नहीं था? अमेरिका जानता था, कैलकुलेट किया होगा? अमेरिका एक अपनी फैंसीफुल दुनिया में था। उन्हें लग रहा था जैसे कि उन्होंने वेनेजुएला में राष्ट्रपति को रातों रात जाके स्पेशल फोर्सेस से उठाया और ले गए और वहाँ पे सत्ता पलट हो गई। उन्हें लगा था, और जैसा कि ट्रंप ने आज कहा कि भाई मेरे एडवाइज़र्स जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ, मार्को रूबियो ने मुझे बताया था कि हम आसानी से इसको कर पाएँ। तो उनके हिसाब से जो एक अंदेशा था कि भाई 2-4 दिन 5 दिन में युद्ध हम ख़त्म कर लेंगे। जितने भी टारगेटेड असैसिनेशंस हैं, चाहे सुप्रीम लीडर के हैं, चाहे आईआरजीसी कमांडर के हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को उन्होंने उड़ाया, मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ को उड़ाया, करीब 40 से 48 उन्होंने टॉप कमांडर्स को उड़ाया, और सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने सुप्रीम लीडर को असैसिनेट कर दिया। तो उनका जो अंदाज़ा था वो ये था कि भाई अगर हम सुप्रीम लीडर को हटा देते हैं तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, और जो 40-45 साल से जो अयतुल्ला खमेनी ने उनको एक ऑप्रेस कर रखा था, दबा रखा था, वो एक तरह से ख़त्म हो जाएगा और लोग सड़क पे आ जाएंगे और रजीम को अपने आप कोलैप्स होना पड़ेगा। जो कि इजिप्ट में अगर आपको याद हो 2011 में हुआ था, जब मुबारक के अगेंस्ट लोग सड़क पे आ गए थे और मुबारक के रजीम को वो ख़त्म कर दिया था। तो ये एक बहुत ही फैंसीफुल सपना उनको विजन दिखाया गया था कि भाई ये 4-5 दिन की लड़ाई है, और उसमें 2 चीज़ें बिल्कुल नहीं थीं। एक कि ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटी होगी कि वो पूरे के पूरे खाड़ी देशों के ऊपर यूएस बेसिस को टारगेट करके बर्बाद कर सके, प्लस इज़राइल और यूएस के ऊपर इतनी ज़्यादा चोट पहुंचा सके, इसके बावजूद कि उसके ऊपर लगातार एरियल और मिसाइल स्ट्राइक हो रहे थे। और दूसरी चीज़,
आज तक जो नहीं हुआ था वो आज इस बार हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ईरान हमेशा धमकी देता था। 2019 में भी उसने धमकी दी थी जब यूएस के साथ उसकी लड़ाई ट्रंप 1.0 में ऑलमोस्ट होने वाली थी कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देंगे, बट पहली बार उन्होंने इस धमकी को ज़मीन पे उतारा और उसका आपने असर देख लिया है कि पूरा का पूरा विश्व एक बिल्कुल है ना स्टैंड स्टिल पे आ गया, बिकॉज उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि अब इस समस्या का समाधान कैसे होगा। बिकॉज ऑयल और गैस निकालने का सिर्फ वो 30 से 31 किलोमीटर चौड़ी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वही है, और उसके अलावा कोई ऐसा वाइबल ऑप्शन नहीं है कि उसके बंद होने के बावजूद दुनिया बिल्कुल सामान्य रूप से चल सके। तो भारत को अभी आगे आप और कितना नुकसान होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि ये तो शुरुआत भर है। मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ ईरान की ये भरसक कोशिश रहने वाली है कि युद्ध और लंबा खींचा जाए, तो फिर तो उसके बाद महंगाई का बढ़ जाना, क्योंकि जैसे ही ये तो सारा कुछ तो पेट्रोल और डीजल से ही जुड़ा हुआ है ही, क्रूड ऑयल महंगा मतलब सब महंगा, अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी और बाकी चीज़ों के लिहाज से भी आप भारत को कितना नुकसान होते देख रहे हैं? आप ये देखिए, भारत को नुकसान बहुत ही ज़्यादा मुद्दों से होने वाला है। कल मैंने इसके बारे में लिखा भी था अपने एक ओपिनियन पीस में। हम तकरीबन 2 बिलियन बैरल्स ऑयल इंपोर्ट करते हैं हर साल, 1.2 से 2 बिलियन बैरल, यानी 1 बिलियन, $1 भी अगर ऑयल का रेट बढ़ता है तो हमारे एनुअल बजट पे $2 बिलियन की मार आ जाती है। जिस दिन लड़ाई छिड़ी उस दिन ऑयल का रेट था $71 से $72 पर बैरल। आज की तारीख में, आज क्योंकि G7 ने कुछ अनाउंसमेंट किया था कि हम स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को रिलीज़ करेंगे, तो थोड़ा जो ऑयल का रेट है वो वापस आ गया। मेरे ख्याल से $94 पे ख़त्म हुआ है, बट परसों या कल $105 के आसपास भी पहुंच गया था। अगर हम उसको $100 पे भी मानते हैं, यानी $30 पर बैरल आपका ऑयल का रेट बढ़ गया, यानी इंडिया के ऊपर कितना $30 बिलियन का झटका आएगा। यानी हमारा जो डिफेंस बजट है, पूरा डिफेंस बजट, कैपिटल प्लस रेवेन्यू जो 80 से 85 बिलियन डॉलर है, उसका तकरीबन हाफ आपका सिर्फ इस ऑयल के रेट से फ़र्क पड़ जाता है। प्लस आपका रुपी डिवैल्यू और हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, डॉलर के बदले आपके रुपये की वैल्यू ख़त्म होती जाएगी। प्लस एक और मुद्दा है जो इकॉनमी में कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो एक हमारे ऊपर लाइबिलिटी है जो कि सरकार को पे करनी पड़ती है, और सरकार हमेशा चाहती है कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम से कम होता जाए। अंदाज़ा है कि अगर $100 के आसपास ऑयल का रेट रहा तो 1.5 से 2% करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ सकती है, जो कि अगेन हमारे लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिज़ास्टर होगा। सभी प्रकार से आज जो है आप कह रही हो 60 लीटर एलपीजी का रेट बढ़ा है, सरकार ने एश्योरेंस दी है कि पेट्रोल और डीजल के रेट नहीं बढ़ेंगे, बट कब तक? अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती रही, यूएस और इजराइल तो चाह रहे हैं कि लड़ाई ख़त्म हो, बिकॉज अब उनसे जो मार है वो झेली नहीं जा रही है, बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज मिलिट्री। बट ईरान ने तो 30 साल से इस युद्ध की लड़ाई की है, उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल की कोई संख्या आप गिन नहीं सकते। जो टेक्नोलॉजी ईरान के पास है बैलिस्टिक मिसाइल की, वो अभी देख के लोग दंग हो रहे हैं कि ऐसे कैसे है कि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया। जो हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल की जो उनका टेक्नोलॉजी है वो मुश्किल से दुनिया में 4 या 5 देशों के पास है। और सबसे मज़ेदार बात है कि हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है उसको रोकने की क्षमता किसी एयर और मिसाइल डिफेंस में अभी तक नहीं है। तो आप देखिए, ईरान तो तैयार बैठा है कि आपको जब तक चलाना है आप चला सकते हो युद्ध, बट हमारे लिए, भारत के लिए हर दिन जो ये लड़ाई आगे बढ़ती जा रही है, हमारे लिए और आगे आने वाले समय में उसके बुरे असर होते हुए दिख रहे हैं। और ये सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं है, हम अगर बाकी मुल्कों की भी बात करें, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जिनके ऊपर असर पड़ा है। ईरान तो खुद है ही लड़ाई में, इजराइल है, इसके बाद लेबनान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, जॉर्डन, साइप्रस, अमेरिकी सैन्य ठिकानों के ऊपर तो हुए ही हमले। मुझे सर मोबाइल देख के बताने पड़े इतने देशों के नाम, और ये वो हैं जिनके ऊपर सीधा अटैक हुआ है। वो देश जिनकी अर्थव्यवस्था ख़त्म हो रही है, वो तो मतलब उंगली पे गिन पाना या ऐसे लिख के बता पाना भी मुश्किल है। अब ये सारे देश जिनका मैंने नाम लिया, या भारत जिसकी अर्थव्यवस्था ख़राब हो रही है, हम में से क्या किसी के अंदर इतनी हिम्मत है कि हम बोल सकें कि तुम अपनी लड़ाई आपस में निपटाओ
और तुम उसका खामियाजा भुगतो, तुम्हारे नागरिक अगर मरते हैं, तुम्हारी अर्थव्यवस्था अगर खराब होती है, हमारा उससे कोई लेना देना है नहीं, हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। क्या कोई पलट के बोल सकता है? मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में जिस तरह से अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप 2.0 के अंडर एक कहते हैं ना रूल स्पेस ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई हैं, कि जो भी आपका एक स्टैब्लिश ऑर्डर था, चाहे यूनाइटेड नेशन हो गया, WTO हो गया, आपके रूल्स ऑफ इंगेजमेंट हो गए, इंटरनेशनल मल्टीलेटरल फोरम्स हो गए, सबको उसने नकार दिया है। उसने बोला है अभी मेरे को क्लाइमेट ट्रांजिशन गोल्स में कोई विश्वास नहीं है, मैं पेरिस समिट से हट रहा हूँ। उसने बोला है भाई यूनाइटेड नेशन इनफेक्टिव है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के वो एक किसी भी सॉवरेन देश के प्रेसिडेंट को आप चोर उचक्के तेरे उठा के आप ले आ सकते हो। तो आज की तारीख में शालिनी जो है वो है माइट इज़ राइट, दादागिरी, ये है बिल्कुल शब्द जो कि आप यूज़ कर सकते हो। जो दुख की बात ये है कि जो देश जिनके आपने नाम बताए और उसके अलावा भी बड़े बड़े देश हैं, चाहे रशिया हो गया, चाइना हो गया, कोई भी डायरेक्टली ट्रंप को कन्फ्रंट नहीं कर रहा है। अगर आपने खबर में देखा होगा, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने और एक और यूरोपियन देश के प्राइम मिनिस्टर ने आज हाँ मैक्सिको के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये दिया कि भाई हम इसको जो है बिल्कुल निंदा करते हैं जो US और इजराइल ने अटैक किया है ईरान के ऊपर, बट डायरेक्टली उसको कोई कहते हैं ना कन्फ्रंट करने वाला नहीं है। रशिया और चाइना से आप उम्मीद कर सकते हो कि भाई मेजर ग्लोबल प्लेयर्स हैं, मेजर मिलिट्री पावर्स हैं और वो करेंगे, बट वो नहीं कर रहे हैं। और कमाल की बात आप ये देखिए कि जो आपने 12 देश अभी मोबाइल देख के गिने, उन सब के ऊपर टारगेटिंग कौन कर रहा है? सिर्फ एक अकेला ईरान। राइट। सो जो अमेरिका जो कि दुनिया की सबसे माइटीएस्ट मिलिट्री है, जिसके पास दुनिया के सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं, सबसे लीथल वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अपने बेसिस को, अपने लोगों को बचा नहीं पा रहा है। उन्होंने अपने मिलिट्री बेसिस को इवैक्यूएट करके जो सोल्जर्स को होटल में भेजा, ईरान ने वो भी इंटेलिजेंस निकाल के होटल्स को टारगेट कर दिया, वहाँ पे भी उनकी मार पहुँच गई है। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि खाड़ी देश जो कि 1980-81 से अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज़ के भरोसे बैठे हैं, उन्होंने अमेरिका को अपनी ज़मीन दी ताकि वो अपने मिलिट्री बेसिस और नेवल बेसिस लगा सके। हज़ारों की तादाद में जो है एरोप्लेन, टैंकर्स, सब तरह की रेडार्स, इतने बड़े बड़े रेडार जिनकी क्षमता 2 से 4-5 हज़ार किलोमीटर तक सर्विलेंस की है, उनको लगाए। और प्लस उन्होंने सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए कहाँ मतलब कितने कितने महंगे वेपन प्लेटफॉर्म खरीदे, चाहे एरोप्लेन्स हो गए, चाहे आपके मिसाइल्स हो गए, वो यूज़ करने के लिए नहीं, वो सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए। और आज आप क्या देख रहे हैं कि वो जो 30-40 साल की उनकी एक तरह से जो इन्वेस्टमेंट थी, वो पूरी क्या हो गई? ज़ीरो हो गई। बिकॉज ना अमेरिका अपने ट्रुप्स और बेसिस को बचा पा रहा है, और जो देश उनको सपोर्ट कर रहे थे वो हाहाकार मचा रहे हैं कि भाई आपने हमें सिक्योरिटी गारंटी दी थी और आप जो है हमें वो बचा नहीं पा रहे हो। सो ये तो एक इंग्लिश में जैसे कहते हैं ना, रियलिटी चेक है पूरे सबके लिए कि भाई आगे आने वाले समय में आप किस तरह से अपने आप को देखते हो। आज अगर आपने देखा हो, मेरा हिंदू पेपर में जो आर्टिकल निकला था, उसमें क्या लिखा था कि नेशनल सिक्योरिटी को आप आउटसोर्स या बाई नहीं कर सकते, नेशनल सिक्योरिटी आपको खुद ही करनी पड़ेगी। और इसीलिए आप देखो, अगर मैं थोड़ा इस मुद्दे से हट के आपको बोलूं, इंडिया ने, भारत ने इस मुद्दे पे काफ़ी पहले से चलना शुरू कर दिया है। कारगिल रिव्यू कमेटी के की रिकमेंडेशन थी कि भाई अब फॉरेन इक्विपमेंट और फॉरेन टेक्नोलॉजी पे आप नहीं रिलाई कर सकते, आपके पास अपने सिस्टम्स होने चाहिए। और 2014-15 के बाद से तो एक डेफिनेट पुश मिला है पिछले 10-12 साल में कि हमारे ओन वेपन सिस्टम्स होने चाहिए, हमारे ओन बनाए हुए वेपन प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। प्राइवेट इंडस्ट्री को इनकरेज करना चाहिए कि भाई आप भी साथ में आएँ और इंडिया को आत्मनिर्भर बनाएं। प्लस अगर कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं और हम विदेश से खरीद रहे हैं, जैसे रफाल प्लेन्स हम खरीद रहे हैं, मिसाइल सिस्टम्स खरीद रहे हैं, तो इस समय भारत की ये कोशिश है कि अगर हम खरीद रहे हैं तो उनका मैन्युफैक्चरिंग भारत में होनी चाहिए, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ताकि कल अगर लड़ाई के बादल आएँ तो हम अपने पीठ के पीछे ये ना देख रहे हो कि अगर मदद आएगी तो हम लड़ाई लड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है इस लड़ाई का कि भाई आपको अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है।
अमेरिका का ईरान पर हमला, क्या उसको आप सिर्फ रिजीम चेंज के तौर पर ही देख रहे हैं? आप उसका जवाब देंगे, फिर मैं अगला सवाल लूँगी। शालिनी देखिए, उन्होंने खासकर अमेरिका तो बिल्कुल कंफ्यूज है कि उसे चाहिए क्या। एंड जहाँ तक मेरा समझना है, अमेरिका युद्ध में सिर्फ इसलिए गया बिकॉज इजराइल ने उसे युद्ध में आने के लिए मजबूर किया है। और ये बात उन्होंने चलते चलते, मार्को रूबियो ने उस दिन बोल भी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इजराइल ईरान पे अटैक करने जा रहा था, अगर हम ज्वाइन नहीं करते तो ईरान हमारे ऊपर काउंटर अटैक करते बिकॉज हमारे बेसिस गल्फ रीजन में थे, और वो हम करते तो हमारे ऊपर पहले अटैक हो जाता, और हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए हम लड़ाई में घुस गए। अब आप सोचिए, कोई देश अपनी मिलिट्री प्लानिंग फॉर वॉर इस तरह करता है कि भाई वो जा रहा था इसलिए हम लग लिए, वो भी अमेरिका जैसा। वो भी अमेरिका जैसा। अमेरिका के लिए जो अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए जो प्राइमरी मुद्दा है वो डेफिनेटली रेजिम चेंज है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम होना, नेवी को बर्बाद करना, एयरफोर्स को बर्बाद करना, ये सब एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। बट इन सब के होने के बाद उनको चाहिए क्या था कि भाई एक रजीम चेंज हो, एक कंप्लायंट सरकार वहाँ पे आए जो कि हमारी बात माने, और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट, हमारे को उनके ऑयल रेवेन्यूज़ में कुछ ना कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। और इसका जो है 2 दिन पहले अगर आपने देखा हो, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था कि भाई मैं चाहूँगा कि आयतुल्लाह खमेनी के बाद जो अगला ईरान में रूलर बने उसमें हमारी से होनी चाहिए। हाँ। वो हमारे ताकि हमारे बताए हुए रास्ते पे चले। पर वो हुआ नहीं, और अगर खामनेई के बेटे मुज्तबा को बना दिया गया सुप्रीम लीडर, तो ये क्या अमेरिका के मुंह पे तमाचा है? बिल्कुल तमाचा नहीं, तमाचे से ज़्यादा बड़ी बात है। बिकॉज जो मैंने पढ़ा था और जो ईरान से इनपुट्स आते थे, ऑफिशियल अनऑफिशियल मीडिया, कि अयतुल्लाह खमीनी ने बोला था कि मुज्तबा मेरे बाद सुप्रीम लीडर नहीं बनेगा। उसके दो कारण थे। पहले कि वो ये नहीं चाहता था कि ईरान में भी ऐसा सिस्टम हो कि एक परिवारवाद को शुरू किया जाए कि भाई सुप्रीम लीडर के बाद उसका बेटा ही बनेगा। दूसरा, जो एक उनके यहाँ पे है थियोलॉजी, यानी एक क्लेरिक्स और उनकी सुप्रीमेसी है। बिकॉज आयतुल्लाह खमेनी इज़ नॉट ओनली द पॉलिटिकल हेड ऑफ स्टेट बट ही इज़ द रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल लीडर। तो वो चाहते थे कोई ऐसा बंदा सुप्रीम लीडर बने जिसकी रिलीजन के अक्रॉस भी एक पहचान हो और एक स्टैंडिंग हो। तो और आज या कल जब मुज्तबा की ये अनाउंसमेंट आई थी, तो साथ के साथ ये आया था कि 2024 में जब खमेनी के जब ये लड़ाई चल रही थी गाज़ा की और ईरान और इजराइल के बीच में पहली बार डायरेक्ट युद्ध छिड़ा था, तो खमेनी ने अपने सलाहकारों को बताया था, और शायद कहीं लिखा भी है कि मुज्तबा नहीं बनना चाहिए। बट रिजल्ट क्या रहा है, क्योंकि ये लड़ाई का समय था, अगर नॉर्मल हालात में खमेनी की डेथ होती तो वो नॉर्मल प्रोसेस में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स सुप्रीम लीडर चुनती और वो सुप्रीम लीडर कोई और होता। बट क्योंकि लड़ाई के समय में आपने सुप्रीम लीडर को हराया, और लड़ाई के समय जो इमोशंस होते हैं वो आपके ऊपर, लॉजिक के ऊपर कई बार हावी हो जाते हैं। तो आप देखिए, अब मुज्तबा बन गया। और अगर आप सोचते हैं कि अयतुल्लाह खमेनी के बुलाए मुज्तबा ज़्यादा कंप्लायंट होगा, ज़्यादा मॉडरेट होगा, ज़्यादा अमेरिका और इजराइल की सुनने वाला है, तो आने वाले समय में आप देखिए क्या होने वाला है। नहीं तो फिर अगर रिजीम चेंज हुआ ही नहीं, जो अमेरिका और इजराइल चाहते थे हमला करने के पहले दिन, वो अगर आज 10वें दिन भी नहीं हो पाया, खामनेई का बेटा ही अगर सुप्रीम लीडर है, तो फिर तो अभी अमेरिका और इजराइल बाहर नहीं आने वाले। वो अब क्या पहले मुज्तबा को ख़त्म करेंगे, फिर क्या पूरा IRGC ख़त्म कर पाना, वो क्या इतना आसान है? किधर जा रही है लड़ाई? मुज्तबा को ख़त्म किया जा सकता है बिकॉज इजरायली इंटेलिजेंस बहुत ही डीपली एम्बेडेड है वहाँ के स्ट्रक्चर में। तो हो सकता है कि भाई वो उसकी जो लोकेशन को मालूम करके, और जैसे उन्होंने 3 बार आपको दिखा दिया, 31 जुलाई को उन्होंने हमास के चीफ इस्माइल हानिया को असैसिनेट किया तेहरान के अंदर। उसके बाद पिछली बार जून की लड़ाई में उन्होंने कम से कम 8 या 9 कमांडर्स को निकाला तेहरान के अंदर। IRGC के कमांडर को तो 3 बार उड़ा चुके हैं वो, जो उनका टॉप कमांडर होता है। और इस बार भी उन्होंने 40 से ज़्यादा कमांडर्स को, तो ये तो उन्होंने साबित कर दिया है कि इंटेलिजेंस के मामले में उनकी पकड़ बहुत तेज़ है। तो हो सकता है मुज्तबा को उड़ा दिया जाए, बट मुज्तबा को उड़ाना और रेजीम चेंज होना दोनों एक बात नहीं है। हाँ, रेजीम चेंज का मतलब है कि पूरा जो एक ढांचा एक ईरान में है, एक गवर्नेंस का, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का, उसको ख़त्म करना।
और वो क्यों नहीं होगा वो मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ। लीबिया में कौन था लीडर? गद्दाफी। उसके नीचे क्या स्ट्रक्चर था? कुछ भी नहीं। इराक में कौन था? सद्दाम हुसैन। उसके नीचे स्ट्रक्चर क्या था? कुछ भी नहीं। इराक में कौन था? सद्दाम हुसैन, बट उसके नीचे जो बाथ पार्टी थी उसे नाम की थी, बट स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं था। ईरान में उसके बनस्पत इतना कॉम्प्लेक्स और इतना इंटरवोवन स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का कि उसको ख़त्म करना आसान नहीं है। आपके पास सुप्रीम लीडर है, सुप्रीम लीडर के साथ एक बहुत बड़ी एजेंसी है जिसे आप असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स कहते हैं, फिर एक 12 लोगों का गार्जियन काउंसिल है, फिर आपका जुडिशरी काउंसिल है, फिर आपकी पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट अलग इलेक्ट होते हैं, और सबके बीच में जो सिलेक्शन का प्रोसेस है और जो डिवीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रोजेक्ट है वो इतना ज़्यादा इंटरवोवन है कि आप एक लीडर को हटा के पूरी सरकार को या पूरे देश को ढा नहीं सकते। और मैं ये ताज्जुब करता हूँ कि ये इतना जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और ये ईरान बिल्कुल डिफरेंट है, ये बात वेस्टर्न कंट्रीज़ खासकर यूएस और इजराइल को आज तक क्यों नहीं समझ आई, जो वो सोच रहे थे कि 4 दिन में ईरान को हम गिरा देंगे। अभी इराक का एक स्टेटमेंट सामने आया, वो कह रहा है हॉर्मुज से हर उस देश के जहाज़ को हम जाने देंगे जो अमेरिका और इजराइल के राजनयिक को अपने देश से निकाल देगा। तो वो बाकी पूरे विश्व का समर्थन इस तरह से हासिल करना चाहते हैं कि तुम अमेरिका और इजराइल के राजनयिकों को अपने यहाँ से बाहर निकालो तो तुम्हारा जो जहाज़ है वो हम हॉर्मुज से निकलने देंगे। उनका ये कहना और विश्व के देशों का उनका साथ देना, ये हो पाएगा? बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने मेरे से पहले सवाल किया था कि भाई कोई इनके अगेंस्ट बोल क्यों नहीं रहा है और कोई इनके अगेंस्ट खड़ा होकर एक यूनाइटेड फ्रंट क्यों नहीं कर रहा है। बिकॉज अभी 2 चीज़ें हैं। एक तो दुनिया के किसी भी देश में यूएस के बराबर मिलिट्री पावर नहीं है, एक ही है चाइना, बट चाइना की प्रायोरिटी बिल्कुल अलग है। वो कभी भी किसी कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली मिलिटरली एंगेज नहीं होता है। आज भी वो ईरान को सर्वेलेंस के रूप में, सैटेलाइट इमेजरी के रूप में, इंटेलिजेंस के रूप में और हो सकता है कुछ वेपन प्लेटफॉर्म्स के रूप में भी मदद कर रहा हो, बट वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। बचे बाकी कौन है? यूरोपियन देश। यूरोपियन देशों को वैसे ही ट्रंप ने दबा के रखा हुआ है, वो किसी भी बात में जो है उसको पलट जवाब नहीं दे पाते हैं। उसने तो नेटो में रहने की शर्त तक उनसे मनवा ली है कि डिफेंस बजट जो कि यूरोपियन देशों का बिल्कुल कम होता था, उसको उसने बोला 5% ज़रूर होना चाहिए, वरना नेटो अलायंस में आप नहीं रह सकते। सो वो बात आपकी बिल्कुल अलग है। जो आप कह रही हो राजदूतों को निकालने वाली बात, वो बेसिकली उनकी टारगेट है गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि सारे मिलिट्री बेसेस जहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स अपने मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट लॉन्च कर रहा है वो पूरे के पूरे गल्फ़ में हैं। और ईरान ने, अगर आपको याद हो, लड़ाई से पहले भी अनाउंस किया था कि अगर यूएस और इजराइल हम पे अटैक करते हैं तो गल्फ देशों में जहाँ जहाँ यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं वो सब हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट्स होंगे। प्लस अगर कोई गल्फ देश यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल की मदद करता है तो वो भी हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट्स होगा। तो ये डायरेक्ट संदेश है गल्फ कंट्रीज़ के लिए बेसिकली। बाकी तो बात की बात है कि भाई आप जो है जिस प्रकार से मजबूर होके या खुशी से समर्थन दे रहे हो यूएस और इजराइल के लिए, उसको आप विड्रॉ कीजिए। और अगर आप देखें तो पिछले 2 दिन में कतर के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, शायद उनका स्टेटमेंट आया है और यूएई से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। सऊदी अरेबिया ने भी कहा है कि भाई हम अभी ईरान के खिलाफ डायरेक्ट लड़ाई में उतरने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें भी ये बात समझ में आ रही है कि अल्टीमेटली जो है इजराइल और यूएस अपनी लड़ाई ख़त्म करके चले जाएंगे और फिर उन्हें अकेले ईरान को झेलना पड़ेगा अगर ईरान के साथ उन्होंने दुश्मनी मोल ले ली। तो 2023 से जो जब चाइना ने ईरान के और सऊदी अरेबिया की पीस डील कराई थी, तब से जो एक प्रोसेस चला था वो गाज़ा वॉर की वजह से चाहे डिसरप्ट हो गया हो, बट उसको वो डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते कि अल्टीमेटली जो प्रोसेस चला था उसको वो चाहते हैं कि किसी तरह वो आगे जाके रिवाइव हो सके। सो अगर ये गल्फ़ के देश, आज मैं कहता हूँ कि यूएस और इजराइल को बिल्कुल क्लियरली मना कर दें कि हमारी एयर स्पेस और लैंड यूज़ नहीं होगी फॉर एनी अटैक ऑन इजराइल, प्लस आपकी एम्बेसीज़ को हम क्लोज़ कर रहे हैं, तो आप फिज़िकली भी नहीं, फिज़िकली तो छोड़ ही दीजिए, साइकोलॉजिकली कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होगा यूएस इजराइल के ऊपर वो आप समझ नहीं सकते।